हे गाइस, माय नेम इज सौरभ एंड यू वाचिंग ललन टॉप। और ये है ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज का शो जिसका नाम है दुनियादारी। गाइस, इससे पहले कि मैं आपको न्यूज बताऊं, आपको बताना है कि मेरी पॉकेट में ये जो पेन है ये अच्छा लग रहा है कि बुरा। क्योंकि मेरे जो कैमरा पर्सन है जेरी, उनका कहना है कि ये बुरा लग रहा है। तो अगर ये बुरा लग रहा है तो आपको क्रॉस बनाना है, अच्छा लग रहा है तो आपको टिक बनाना है। लेट्स स्टार्ट। आई एम योर वॉनाबी यूट्यूबर सौरभ द्विवेदी। शुरू करते हैं दुनियादारी। 26 अक्टूबर 1995 की तारीख को भूमध्य सागर में बसे खूबसूरत देश माल्टा का मौसम गुनगुना था। सुबह के 10 बजे की बात है। होटल डिप्लोमेट के अहाते में एक औसत कदकाठी का एक अधेड़ शख्स सूटकेस थामे कार से उतरा। आंखों पर गोल ऐनक लगी थी, सर पर विग, बदन पर साधारण कपड़े और चाल में बेफिक्री। शायद ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने दुआ सलाम की। मैनेजर पहले से उसे जानता था। पहले भी कई दफा ये मेहमान माल्टा आ चुका था और हमेशा उसी होटल में रुकता था। उसने अपना आई कार्ड निकाला। नाम लिखा था डॉक्टर इब्राहिम अली शाबेश। ये नाम असली नहीं था, लेकिन होटल का स्टाफ लंबे समय से भरम में था। उन्होंने कमरा नंबर 616 की चाबी उसे थमा दी। कमरे में बैग रखने के बाद शाबेश शॉपिंग के लिए निकला। उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसका पीछा हो रहा है। जैसे ही वो शर्ट खरीदकर दुकान से बाहर आया, एक मोटरसाइकिल उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और उसके पीछे बैठे शख्स ने साइलेंसर वाली पिस्टल निकालकर शाबेश को गोली मार दी। 6 गोलियों के बाद शाबेश धाराशायी हो चुका था। इसके बाद हमलावर नीचे उतरा। उसने खाली खोखे चुनकर अपनी जेब में रखे और फिर बाइक और दोनों सवार जैसे गायब हो गए। कई दिनों के बाद बाइक समंदर के किनारे लावारिस हालत में मिली। पता चला कि उसे हत्या से एक दिन पहले ही चुराया गया था। बाकी बचे दोनों हमलावर वो समंदर के रास्ते अपने देश को निकल चुके थे। इस देश का नाम था इजराइल। हत्या के बाद माल्टा में हंगामा मचा। पुलिस ने जांच शुरू की और तब पता चला कि जिसे होटल का स्टाफ डॉक्टर इब्राहिम अल शाबेश समझ रहा था, असल में वो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों से एक था। उसका नाम था फतही शकाकी। वही शकाकी जो गाजा की झुग्गियों में पैदा हुआ, फिजिक्स और गणित की पढ़ाई की और उसका इस्तेमाल आतंक फैलाने में करने लगा। जो सुसाइड बॉम्बर्स के लिए कहा करता था, मैं पहले टेस्ट करता हूं, मैं उन्हें नहीं जाने के लिए मनाता हूं, अगर इसके बाद भी वो बलिदान देने की बात करते हैं तब मैं उन्हें चुनता हूं। जो हत्या से एक दिन पहले लीबिया के तानाशाह शासक मुअम्मर गद्दाफी से मिलकर आया था और गद्दाफी उसकी मदद के लिए तैयार भी हो गया था। और इस मुलाकात से इजरायली खेमे में नाराजगी थी। इसकी वजह क्योंकि ये वही फतही शकाकी था जिसने 1980 के दशक में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ की स्थापना की। PIJ आगे चलकर इजराइल में आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात हुआ। शकाकी की मौत के बाद PIJ का नेतृत्व डूब गया। उसके कद का कोई नेता नहीं था और तब ईरान ने इस गुट को अपनी कठपुतली बनाया। लंबे वक्त तक PIJ छिटपुट हमले करता रहा, पर उसे धीमे धीमे गौड़ मान लिया गया था। पर सवाल यह कि आज हम PIJ की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल दशकों बाद यह गुट एक बार फिर से इजराइल के सामने चुनौती के तौर पर खड़ा है। इजराइल ने PIJ के 2 बड़े कमांडर्स की हत्या की है। इसके अलावा इजराइल के हमलों में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 3 दिनों तक चली लड़ाई के बाद इजिप्ट ने अब शांति की पहल की है। हमले पर विराम लगा है, पर विराम कब तक रहेगा दावे से नहीं कहा जा सकता। तो आज हम जानेंगे कि फिलिस्तीन और इस्लामिक जिहाद PIJ की पूरी कहानी क्या है, इजराइल ने गाजा पर हमला क्यों किया और इजिप्ट दोनों पक्षों के बीच शांति की पहल क्यों कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम, प्रोग्राम का नाम, ये सब तो मैं वॉनाबी स्टाइल में बता ही चुका हूं। आज बात गाजा पर इजराइल के हालिया हमले पर विस्तार से होगी। अगर आपको इजराइल और फिलिस्तीन की बैकग्राउंड समझनी है विस्तार से, तो मेरी सलाह है कि आप दुनियादारी के खास वीकेंड प्रोग्राम मास्टर क्लास का इजराइल वाला लगभग 2.5 घंटे का एपिसोड जरूर देखें। लाखों लोग देख चुके हैं, अंग्रेजी में कहें तो मिलियंस देख चुके हैं। सच्ची मुच्ची में आप भी देखिएगा, लाभ होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। पर एक रिकैप तो बनता है, तो आपको बैकग्राउंड समझा देते हैं। साल 1923 का था। इजिप्ट की राजधानी काहिरा, इसको अंग्रेजी में कैरो बोलते हैं, इसके एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल में एक नौजवान ने दाखिला लिया जिसकी उम्र थी 17 साल और नाम था हसन अल बन्ना।
4 बरस की ट्रेनिंग के बाद उसे एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिल गई। ये स्कूल इस्माइलिया शहर में था, स्वेज नहर के पास, और इस नहर पर ब्रिटेन और कुछ दूसरे देशों का नियंत्रण था। वो स्थानीय मजदूरों के साथ दोयम दर्जे का सलूक करते थे, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज का पालन करने से रोकते थे। अल बन्ना को इससे धक्का पहुंचा। उन्होंने कुछ मजदूरों के साथ मिलकर एक संगठन बना लिया जिसको अरबी भाषा में कहा गया अल इख्वान अल मुस्लिमीन। पॉपुलर कल्चर में इसे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मुख्य मकसद था इस्लाम का कायाकल्प। उनका मानना था कि कुरान और हदीस का पालन करके ही इस्लाम में सुधार लाया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अल बन्ना के संगठन को अच्छा खासा समर्थन मिला। इजिप्ट के हर तबके के लोग इससे जुड़े और एक वक्त तक ये इजिप्ट की राजनीति और सत्ता का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मुस्लिम ब्रदरहुड। दूसरे वर्ल्ड वॉर के शुरुआती वर्षों में मुस्लिम ब्रदरहुड में फूट भी पड़ गई। एक धड़ा हिंसा की वकालत करता तो उसने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। सरकार नाराज हुई, संगठन पर ताला लगा दिया और ब्रदरहुड के नेताओं को जेल में डाल दिया। संपत्तियां भी जब्त कर ली गई और फिर इससे गुस्सा होकर ब्रदरहुड के एक स्टूडेंट लीडर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इजिप्ट के थे नूकराशी पाशा, उनकी हत्या भी कर दी। अल बन्ना मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक, उन्होंने तब इस हत्या की निंदा की थी क्योंकि मैंने आपको बताया एक गुट हिंसा के समर्थन में था। अल बन्ना ने सरकार के साथ मिलकर रिश्ता सुधारने की कोशिश भी की। 12 फरवरी 1949 को अल बन्ना अपने साले के साथ एक मंत्री से मिलने काहिरा गए। शाम हुई लेकिन मंत्री नहीं आए। अल बन्ना वापस लौटने के लिए टैक्सी का इंतजार करने लगे और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। हसन अल बन्ना की मौत के बाद इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड ठप पड़ गया। गमाल अब्देल नासिर के दौर में तो संगठन को लगभग दबा ही दिया गया था। इजिप्ट में अल बन्ना नहीं थे लेकिन उनकी सीख बची हुई थी, उनके अनुयायी भी बचे हुए थे, अवशेष भी, और इसी की टहनियों से कई दूसरे देशों में नई कोपलें फूटी, नई इमारतें निकली। इसका पहला उदाहरण 70 के दशक में देखने को मिला। कैसे, ये समझने के लिए हमें फिर से फास्ट फॉरवर्ड करना होगा पीछे की साइड। कितना पीछे? 2 दशक। मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, हम जानते हैं। स्थापना के अगले ही दिन अरब देशों ने इस पर हमला कर दिया, ये भी जानते हैं। इस लड़ाई में इजराइल 20 साबित हुआ। उसने पहले से तय जमीन से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब इजराइल के हिस्से में जो नई जमीन आई वहां से फिलिस्तीनी परिवारों को निकाल दिया गया। उनमें से कुछ को गाजा में शरण मिली। ऐसे ही एक परिवार में 1951 में फतही शकाकी का जन्म हुआ, वो जो डिप्लोमेट होटल में मारा गया था। शकाकी ने शरणार्थियों के लिए बने यूनाइटेड नेशंस के स्कूल में पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शकाकी मेडिकल की पढ़ाई के लिए इजिप्ट गया और वहां वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा। अल बन्ना के लिखे को उसने आत्मसात किया। एक इंटरव्यू में शकाकी ने अल बन्ना को अपना मार्गदर्शक बताया। इजिप्ट में शकाकी कई और विद्रोही नेताओं के संपर्क में भी आया। इनमें से कुछ 1981 में इजिप्ट के उस समय के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या में भी शामिल हुए थे, कट्टरपंथी। हालांकि शकाकी उससे पहले ही अपने देश वापस लौट आया था। अब उसके पास डॉक्टरी की डिग्री थी। उसने ईस्ट जेरूसलम के एक अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया, पर उसका मन कहीं और रमा हुआ था। जनवरी 1995 में ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका टाइटल था द डॉक्टर हु फाइंड्स डेथ अ लाफिंग मैटर, यानी वो डॉक्टर जिसके लिए मौत एक मजाक भर है। ये रिपोर्ट फतही शकाकी से हुए इंटरव्यू पर आधारित थी। इसका एक हिस्सा सुनिए। इजिप्ट में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान डॉक्टर शकाकी को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे इजराइल के सबसे खतरनाक दुश्मनों में एक बना दिया। इसकी शुरुआत 70 के दशक के मध्य में एक मीटिंग से हुई। वो कुछ वर्षों तक मुस्लिम ब्रदरहुड का मेंबर रहा, लेकिन वो उनके विचारों से असहमत भी था। फिलिस्तीनी छात्र आपस में इस्लाम और फिलिस्तीन पर बहस किया करते थे और इसी बहस में उसने फिलिस्तीनियों को 2 वर्गों में बांटा। पहले राष्ट्रवादी जो फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते थे लेकिन इस्लाम को भूल चुके थे। दूसरे रूढ़िवादी जो इस्लाम की बात करते थे लेकिन फिलिस्तीन को भूल चुके थे। शकाकी इस समस्या को दूर करना चाहता था। वो राष्ट्रवादियों और रूढ़वादियों को साथ लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने इस्लाम, फिलिस्तीन और जिहाद को जोड़ना शुरू किया और नारा गढ़ा कि हमारा विचार इस्लाम है और मकसद फिलिस्तीन को आज़ाद कराना और रास्ता जिहाद से होकर जाता है। ये उस इंटरव्यू का हिस्सा था। इसी को केंद्र में रखकर इजिप्ट में इस्लामिक जिहाद की स्थापना की गई। अनवर सादात की हत्या के बाद इस्लामिक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हुई। मेंबर्स को इजिप्ट से निकाल दिया गया। इन लोगों ने वापस लौटकर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद PIJ की नींव रखी। शकाकी ने एक मैगजीन भी निकाली जिसके चलते उसे 1 साल की जेल भी हुई। 1986 में उसे फिर सजा हुई, इस बरस 4 बरस के लिए। इस तरह की होमलैंड के लिए जो संदिग्ध गतिविधियां थी उसमें लिप्त होने के चलते
पर 4 बरस की सजा 2 बरस में ही खत्म हो गई, उसे जेल से छोड़ दिया गया। इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री इत्जाक रॉबिन के आदेश पर उसे लेबनान में निर्वासित कर दिया गया। यह जरूरी था क्योंकि दोनों पक्ष यानी फिलिस्तीनी और इजरायली एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते थे, एक ऐतिहासिक समझौते की तरफ बढ़ रहे थे। पर शकाकी वो लेबनान से कहां गया? वो लेबनान से निकला तो सीरिया गया, सीरिया से निकला तो ईरान चला गया और वहां पर उसने मुलाकात की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमैनी से। ईरान फिलिस्तीन के सशस्त्र विद्रोह को समर्थन देने के लिए तब राजी हो चुका था। शकाकी का ईरान आना जाना बढ़ गया। हालांकि उसका स्थायी ठिकाना दमिश्क, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डेमेस्कस बोलते हैं, वो था। शकाकी दमिश्क में रहते हुए इजराइल में हमले की साजिशें रच रहा था। वो इजराइल का नामो निशान मिटाने पर आमादा था। उसके आत्मघाती हमलावर इजरायली सैनिकों और नागरिकों पर भी हमले कर रहे थे। फिर 1993 का साल आया। इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच ओस्लो में समझौता हुआ। हमने आपको अभी हिंट किया था। इजराइल ने यासिर अराफात की PLO को फिलिस्तीन का इकलौता प्रतिनिधि मान लिया। इसके बदले में PLO ने इजराइल के अधिकारों को मान्यता दी। आतंकवाद का रास्ता छोड़ने पर रजामंदी बनी और PLO के चार्टर में भी बदलाव की बात हुई। इसके अलावा सीमा, शरणार्थियों और दूसरे मुद्दों को लेकर सहमति बनी। माना जा रहा था कि ओस्लो अकॉर्ड से मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी, पर यह भ्रम था क्योंकि फिलिस्तीन में PLO को छोड़कर और कोई भी गुट पीस अकॉर्ड के शांति समझौते के पक्ष में नहीं था। हमास और PIJ जैसे संगठन जो आतंकी गतिविधियों में या मिलिटेंट एक्टिविटीज में लिप्त थे, इन संगठनों ने PLO के मुखिया अराफात को अपना नेता मानने से ही ओस्लो अकॉर्ड के बाद इनकार कर दिया। फिर इन संगठनों ने आपस में हाथ मिला लिया और उसके बाद इन्होंने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। मकसद था ओस्लो के समझौते को ध्वस्त करना। इन सब के बावजूद PIJ लंबे वक्त तक नेपथ्य में बना रहा, बरकरार रहा। फिर 1995 का साल आया। 22 जनवरी को नेतन्याह में इजराइल के एक मिलिट्री बेस के बाहर एक बम धमाका हुआ। हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। धमाके की आवाज सुनकर सैनिक बाहर निकले, तब दूसरे हमलावर ने भीड़ में घुसकर खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 20 सैनिक और एक नागरिक की मौत हुई। यह हमला PIJ ने कराया था। शकाकी ने सीना ठोक कर इसका प्रचार किया और धमकी दी कि आने वाले दिनों में और हमले होंगे। इस हमले के बाद उसने कई इंटरव्यू भी दिए जिसमें वो इजरायलियों की मौत पर जोर जोर से हंसता था और कहता था, ये तो बस शुरुआत है। इंटरव्यूज के बाद वो मोसाद की हिट लिस्ट में आ चुका था। उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। आखिरकार अक्टूबर 1995 में 2 बाइक सवारों ने माल्टा में दिन दहाड़े उसका कत्ल कर दिया। दोनों बाइक सवार असल में मोसाद के एजेंट थे। दोनों केदौन यूनिट से ताल्लुक रखते थे। केदौन का हिंदी में मतलब होता है भाला। ये मोसाद की सबसे सीक्रेट यूनिट्स में से एक है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या में भी होता रहा है। एकदम रैथ पढ़ के ना हमको थोर का हथौड़ा याद आ जाता है। इसको लेकर बहुत कम जानकारी बाहर है। इस सीक्रेट यूनिट को लेकर इजरायली सरकार भी इसके बारे में कुछ भी बताने से बचती है। हमने फौदा देखा हुआ है, उसमें दिखाते हैं कि जब इनको बिल्ला लगाते हैं बहादुरी का तो शक्ल नहीं दिखाते हैं। खैर, शकाकी की मौत ने PIJ को सदमे में डाल दिया था। उसने इसका बदला लेने की धमकी दी, लेकिन उसके पास शकाकी के कद का कोई नेता नहीं था। शकाकी के बाद अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लाह को PIJ का नेता बनाया गया। उसके ऊपर ईरान का वरदस्त था। PIJ को दरअसल लगातार ईरान से सपोर्ट मिल रहा था। बीच में कुछ दिनों के लिए रिश्तों में दरार पड़ी थी, पर फिर सब ठीक हो गया था ईरान और PIJ के बीच। और इजराइल और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर मिशन के खिलाफ है। उसका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो या परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, इजराइल ईरान के खिलाफ हर संभव रास्ता उठाता रहता है। जहां तक PIJ की बात है, इजराइल का आरोप है कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है और इसी को लेकर इजरायली सेना ने इस्लामिक जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। पिछले हफ्ते सैनिकों ने कुछ कैंप्स पर छापेमारी की और एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया। इससे PIJ नाराज हो गया। उसने इजराइल पर रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए। दोनों तरफ से गोलीबारी चली। हालांकि PIJ के अधिकतर रॉकेट्स को आयरन डोम की मदद से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ये आयरन डोम क्या भला है, हमने बताया था लल्लन टॉप पर विस्तार से। आप भी रिवाइज करिए, कमेंट बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात आगे बढ़ती है। यूनाइटेड नेशंस, कतर और इजिप्ट ये मिलकर मध्यस्थता कराते हैं। 7 अगस्त की शाम को संघर्ष विराम पर समझौता होता है। और जहां तक नुकसान की बात है, इजराइल के हमले में 44 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन का आरोप है कि मरने वालों में 15 बच्चे भी हैं। इजराइल का कहना है
कि उसने सिर्फ इस्लामिक जिहाद के ठिकानों को ही निशाना बनाया है। दोनों पक्ष फिलहाल के लिए शांति पर सहमत हो गए, लेकिन उनका कहना है कि अगर किसी ने शर्त तोड़ी तो लड़ाई फिर से शुरू होगी, यानी शांति अस्थायी है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गाजा विवाद, वेस्ट बैंक, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, आयरन डोम, हमास, इन सब के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप दुनियादारी और मास्टर क्लास के पुराने एपिसोड्स ज़रूर देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। आज की पहली सुर्खी इटली से। इटली में पो नदी में दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक बम मिला। बम तब नहीं फटा था, 450 किलो विस्फोटक था। अब भी ना फटे, ऐसी दुआ करिए। मीडिया रिपोर्टें बताती हैं कि मछुआरे जब पो नदी की तरफ टहलने गए तब उन्हें यह बम नजर आया। क्लाइमेट चेंज के चलते पो नदी लगातार सूख रही है, पाट भी बदल रही है, इसलिए उसकी तलछटी में जो चीजें पड़ी थी अब वो किनारे आ रही हैं। बम मिला तो कुछ समय के लिए इलाके के हवाई क्षेत्र और जलमार्ग को बंद भी कर दिया गया। अपडेट ये है कि बम को सेफली डिफ्यूज कर दिया गया है। इटली में वर्ल्ड वॉर के समय ऐसे कई बम और विस्फोटक उपकरण मिलते रहते हैं। मसलन जुलाई 2021 में इटली के लोम्बार्डी में भी इस किस्म का एक बम मिला था और उसे भी सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इटली में हर साल विश्व युद्ध के दौरान के 60,000 से ज्यादा हथियार और उपकरण मिलते हैं। इन आंकड़ों में उस समय हुए इस्तेमाल छर्रे, बम, हथगोले, गोलियां भी शामिल हैं। इटली में 30 से ज्यादा ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिना फटे बमों का पता लगाने का काम करती हैं। आप देख रहे हैं, रोजगार है। ये विस्फोटक विश्व युद्ध की विभीषिका बयान करते हैं। 2014 में हांगकांग में दूसरे विश्व युद्ध का 1 टन वजनी बम मिला था। एक बम 2011 में जर्मनी की राइन नदी में मिला था, 2 टन वजन का था और इसे डिफ्यूज करने के लिए 45,000 लोगों को उस इलाके से सुरक्षित निकाला गया था। जांच में पता चला था कि ब्लॉकबस्टर नाम का ये बम ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये राइन नदी में सूखा पड़ने की वजह से मिल गया था। साल 2019 में इटली के ब्रिंडिसी शहर के एक मूवी थिएटर की मरम्मत का काम चल रहा था और तब भी एक बड़ा बम बरामद हुआ था। इतना बड़ा कि शहर के 54,000 लोगों को वहां से हटाना पड़ा। इटली की मीडिया ने इसे शांति काल में इटली का सबसे बड़ा विस्थापन बताया था। विश्व युद्ध के समय के बमों को ज्यादातर तो सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन हमेशा अनहोनी नहीं टलती। ऐसी एक अनहोनी पिछले महीने जुलाई में हुई, जब स्लोवेनिया के जंगलों में पहले विश्व युद्ध के समय के बम की वजह से आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इलाके में आग भड़की वहां पहले वर्ल्ड वॉर के समय के कई बम जमीन में गड़े हुए थे। आगजनी के चलते बमों में विस्फोट होने लगा, जिससे जंगल की आग भड़क गई। ये बम का बहुवचन बड़ा फनी है यार, बमों। हमको याद आ गया वो रणवीर सिंह पे आपत्ति हुई थी। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी ब्राजील से। ब्राजील में जू जित्सु चैंपियन लिएंड्रो लो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिएंड्रो ब्राजील के साओ पाउलो के एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ गए थे, तभी एक आदमी के साथ उनकी और दोस्तों की बहस हुई। लिएंड्रो ने बीच बचाव की कोशिश की, उस व्यक्ति को कुछ देर तक पकड़ कर रखा। जैसे ही लिएंड्रो ने छोड़ा, उसने लिएंड्रो के सर पर गोली मार दी। अस्पताल लाए गए तो डॉक्टरों ने कहा ब्रॉट डेड। आरोपी ने बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके ऊपर जाहिर सी बात है कत्ल का केस चलेगा। लिएंड्रो दुनिया के सबसे सफल जू जित्सु के खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 8 बार विश्व चैंपियनशिप जीती थी। ये तो रही लिएंड्रो की हत्या की कहानी, लेकिन जिस खेल के जरिए उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की वो है क्या, कैसे खेला जाता है, वो भी जान लेते हैं थोड़ा सा। जू जित्सु की शुरुआत जापान में हुई। एक मार्शल आर्ट के साथ साथ युद्ध की तकनीक है। इस कला को पहले समुराई इस्तेमाल में लाते थे, बाद में खेल हो गया। आसान भाषा में आप इसे मार्शल आर्ट और कुश्ती का मिला जुला रूप समझ सकते हैं। इसमें आपको सामने वाले खिलाड़ी को जमीन पर पटकनी देनी होती है। आज की दुनियादारी में इतना ही। वक्त कब किसको पटकनी दे दे कौन जानता है, इसलिए जितना भी वक्त हाथ में है उसमें ज्ञान का सेवन करते रहिए, संवर्धन करते रहिए और लल्लन टॉप देखते रहिए। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी, वक्त की मार ना पड़ी तो। शुक्रिया, शुभ रात्रि।